देश की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज का क्या योगदान है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप उन लम्हों को ज़रूर याद करना चाहेंगे जब देश आज़ाद हुआ और एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा रहा जो आज़ादी से वंचित रहा, अछूता रहा, आज़ादी के सुख को प्राप्त नहीं कर सका। वहाँ क्या हुआ, वो कौन सा क्षेत्र है, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष हस्ती उपस्थित हैं। यदि मैं आप लोगों से ये कहूं कि शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार से कोई व्यक्ति आपके सामने आया है तो ये रोमांचकारी क्षण आपके हृदय में एक जोश पैदा करने वाले होंगे। ऐसी ही एक बड़ी शख्सियत जिसका देश की आज़ादी के आंदोलन में और देश की आज़ादी के बाद के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसी शख्सियत से मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। साथियों, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद सत्याग्रह की। हैदराबाद सत्याग्रह में किन किन लोगों का बलिदान हुआ, किन किन लोगों ने अपनी शहादत दी, किन किन लोगों ने अपने आप को आज़ादी की बलिवेदी पर आहूत कर दिया, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ हैदराबाद आंदोलन के अग्रणी नेताओं में रहे भाई बंसीलाल जी वकील और भाई श्यामलाल जी उसी परिवार के, उनके वंशज कहिए, जो उनकी धरोहर को संभाल करके आज भी उसी परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, उसी जीवन शैली के आधार पर उन्हीं मान्यताओं को लेकर के आज समाज में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल सदा विजय आर्य जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। प्रिंसिपल साहब, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। मैं खुद अभिभूत हूँ प्रिंसिपल जी के व्यवहार को देख करके। मैं पिछले कई दिन से उनके साथ रह रहा हूँ और पहले भी मैं कार्यक्रमों में उनके साथ मिलता रहा। जिस तरह का सादगी भरा जीवन उनका रहा है, उसको देख कर के ये लगता है कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए और जैसे मैंने पहले कहा बाद में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उनके जो संस्कार हैं आज कहीं ना कहीं मूर्त रूप में आज भी जीवित हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि हैदराबाद सत्याग्रह था क्या और उसकी ज़रूरत कैसे पड़ी जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद भी सत्याग्रह की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा है, देखिए, हैदराबाद सत्याग्रह के दो टुकड़े हैं जी, दो आंदोलन हैं। पहला आंदोलन 1938-39 में हुआ जी। उस समय हैदराबाद राज्य निज़ाम के अधीन था जी, और निज़ाम का जो शासन था उसमें उनके जो रज़ाकार थे, उन लोगों ने जो गड़बड़ की, उसके विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ वो 1948 में खड़ा हुआ जी। और ये 1938 और 39 में जो हुआ वो निज़ाम के अत्याचारों के खिलाफ हुआ जी। ये कोई किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि ये शासन निज़ाम का हवन करने नहीं देता था, सत्संग करने नहीं देता था, मंदिरों में घंटे नहीं बजाने देते थे और सताया जाता था हिंदू महिलाओं को, अत्याचार जितने किए जा सकते तक करने की परमिशन नहीं देते थे, सताते थे उसके अंदर। बिल्कुल। तो इन सब बातों में उस समय की जो स्थिति थी वो भारतीय लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ में खड़े हों। ऐसे समय में भाई बंसीलाल जी और भाई श्यामलाल जी, इन्होंने आर्य समाज का जो झंडा है वो बहुत ऊंचा फहराया, बहुत घूमे, बहुत प्रचार किया और सच में तो उनका जीवन भी आर्य समाजी जीवन नहीं था पहले। हाँ बिल्कुल, मैंने जब वो उनका जन्म हुआ था वो कट्टर सनातनी परिवार में थे। उनके पिताजी माणिक प्रभु के पुजारी थे, जो कि हमारे पिताजी के गांव के नज़दीकी जो बहुत बड़ा देवस्थान है वहाँ के पुजारी थे। लेकिन बंसीलाल जी को जब यात्रा में एक बार सत्यार्थ प्रकाश मिल गया, तो सत्यार्थ प्रकाश मिलने के बाद उनका सारा जीवन बदल गया। क्योंकि नाना जी जो है उनके, वो भी आर्य समाज से कहीं प्रेरित थे। दत्तात्रेय प्रसाद जी नाना थे, उनकी प्रेरणा थी। सत्यार्थ प्रकाश जो मिला उनको, वो दत्तात्रेय प्रसाद जी के कारण मिला और दत्तात्रेय प्रसाद जी के ही कारण भाई बंसीलाल जी और उनके छोटे भाई श्यामलाल जी ये आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए और इन्होंने आर्य समाज का काम जोर शोर से शुरू किया। इनके पीछे श्यामलाल जी के ने दशहरे का जुलूस उदगीर में निकाला था। उस जुलूस के खिलाफ, उस जुलूस में मुसलमानों ने कोशिश की कि आक्रमण किया जाए, लेकिन डट के मुकाबला किया श्यामलाल जी की अपनी सेना थी पूरी,
वीर सैनिक साथ में थे। जी जी ये देख करके उनको गिरफ्तार किया गया। जी। तो गिरफ्तार करने के लिए जिस समय पुलिस आई तो उस समय वो उदगीर के घर में विराजमान थे और वो थे, उनके साथ मेरी माँ भी वहीं पर थी जी। उन्होंने उनसे कहा कि आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, हम निपट लेंगे उनसे। उन्होंने कहा नहीं, मैं वीर हूँ, पीठ नहीं दिखाता, मैं तो मुकाबला करूँगा। और उन्होंने पुलिस के सामने खड़े हो गए जाकर के और उनको गिरफ्तार किया गया, बीदर जेल में रखा गया। और बीदर जेल में उनको वो अनशन कर रहे थे इनके अत्याचारों के खिलाफ, बीदर जेल में भी। तो इन सब बातों से परेशान होकर के, और मूलतः हमको सारा ये पूरा जो इलाका है मराठवाड़ा कहलाने वाला। मैं आपसे यही पूछना चाहता था, आप बीदर की बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि मुझे भी याद है हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं और वहाँ से भी लगभग 10 से 12 हज़ार लोग सत्याग्रही कहिए, वही यहाँ काजीपेट, वारंगल और हैदराबाद की सारी जेलें जो है भर दी उन लोगों ने। आप बीदर की बात कर रहे हैं तो वो कर्नाटक का एरिया है और आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं और आंदोलन हैदराबाद में है। तो उस समय का जो निज़ाम का जो क्षेत्र माना जाता था, जो निज़ाम के अधीन था, वो कितना बड़ा क्षेत्र था, मैं उसकी भी एक बार आपसे जानना चाहूँगा। इस समय जो तेलंगाना है जी और जो कर्नाटक में उत्तर कर्नाटक है और जो मराठवाड़ा है, ये तीनों मिलकर हैदराबाद राज्य था। काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। बड़ा क्षेत्र था। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, भाई बंसीलाल जी वकील और भाई श्यामलाल जी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो एक आइडियोलॉजी थी, वो किसके ऊपर काम कर रहे थे? आर्य समाज के पूर्ण सिद्धांत थे, आर्य समाज की आइडियोलॉजी थी। महर्षि दयानंद के परम भक्त थे वो, और सारा उनका जीवन उस तरह का था। श्यामलाल जी तो जो है युवकों के युवतियों के लिए व्यायामशाला, तैरने सिखाना, लाठी चलाना सिखाना, सबको जल्दी उठना सिखाना, ये सारा कृत्य रोज करते थे। स्वयं भी करते थे, आसन इत्यादि करने का काम। और बंसीलाल जी का तो प्रचार इतना था और उनके वक्तृत्व के कारण वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे आर्यवीर दल और आर्य परिषद आज व्यायाम के शिविरों के माध्यम से युवाओं को आर्य समाज में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वही लगभग आज से 90 या पूरे 100 वर्ष पहले की यदि मैं बात करूं तो उस समय भाई बंसीलाल जी और भाई श्यामलाल जी इसी तरह से दैनिक शाखाएं चला करके आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। और उसी दौरान फिर निज़ाम के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष का ऐलान हुआ और सबसे अग्रणी पंक्ति में भाई श्यामलाल जी और भाई बंसीलाल जी रहे और उनके सहयोगी भी बहुत से लोग रहे। अब उनका संघर्ष किस रूप में आगे बढ़ा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे। हम यही मैं बताना चाह रहा था कि श्यामलाल जी को जब गिरफ्तार किया गया जी, तो जेल में उन्होंने अनशन किया। अनशन करने पर जो है चिढ़ करके उन लोगों ने कोई दवाई के नाम पर उनको विष दे दिया और उनकी डेथ हो गई जी, बलिदान हो गया उनका जेल में ही। और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी घटना है कि अब वो लाश मिलना बहुत मुश्किल था। तो फिर दत्तात्रेय प्रसाद जी जैसे लोगों ने हैदराबाद से एक तार किया निज़ाम की तरफ से जेलर को कि इनकी लाश इनको दे दी जाए। तो जेलर को जब तार मिला तो उसने लाश सौंप दी। तो तुरंत वो लाश लेकर के ये सोलापुर पहुंचा। सोलापुर ब्रिटिश राज्य था, वहाँ निज़ाम आ नहीं सकता था। मैं एक बार बीच में रोक रहा हूँ प्रिंसिपल साहब, क्या उस समय दोनों भाइयों को जहर दे दिया गया था जेल में? नहीं, बंसीलाल जी जेल में कभी नहीं गए। अच्छा जी, वो कभी पुलिस की पकड़ में आए ही नहीं। उनका कहना था कि मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आऊँगा। जीवन भर उन पर वारंट रहा, लेकिन वो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। तो ये भाई श्यामलाल जी की बात है कि उनको जहर दे दिया गया और फिर लाश परिवार को देने की लाश जो है सोलापुर लाई गई। वही सत्याग्रह की तैयारी वहाँ थी, सारे सत्याग्रह के लोग जमे हुए थे, वहीं उनका दाह संस्कार हुआ। इससे सत्याग्रह को और ताकत मिली, ऊर्जा आ गई, सब में जोश आ गया। और फिर वो 1939 का सत्याग्रह कहा जाता है, 39 में उसमें सफलता मिली। वो सत्याग्रह पूरे जोरों पर हुआ। और फिर चूँकि वो निज़ाम सबको गिरफ्तार करता था तो सोलापुर से वो गुलबर्गा जाके आंदोलन करना पड़ता था, तो वहाँ फिर वो पकड़ते थे। फिर कभी वरंगल में रख दिया, कभी करीमनगर में रख दिया, कभी रायचूर में रख दिया, बीदर में रख दिया। इस तरह से जेलों में भरते जाते थे लोगों को। तो क्या भाई श्यामलाल जी की शहादत के बाद
वो आंदोलन ठंडा पड़ गया या तेज हुआ? नहीं, तेज हो गया सत्याग्रह। जो पहला सत्याग्रह है जिसको केंद्रीय सरकार ने मान्यता दी है और उसमें जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन सबको स्वतंत्रता सेनानी कह करके उनको पेंशन भी दी जाती है। तो उनका इतना महत्व, और वो सारे हिंदुस्तान से लोग आए, सारे हिंदुस्तान से, और अधिकांश सारे समाज की विचारधारा को मानने वाले लोग, मानने वाले, बिल्कुल। तो आप जो है, आज हम बात करते हैं, बहुत से लोग कह भी देते हैं कि आर्य समाज का साहब क्या योगदान है, तो मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बड़ी शहादत हैं, और एक एक व्यक्ति का यदि हम नाम लेते हैं और उस व्यक्ति के पीछे जीवन को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, उसकी विचारधारा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्य समाज से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि आर्य समाज जो है उसका कितना योगदान खास करके आज़ादी और आज़ादी के बाद के आंदोलनों में मानते हैं? देखिए, हैदराबाद सत्याग्रह ने तो हैदराबाद को बचा लिया जी। निज़ाम को हार स्वीकार करनी पड़ी और शर्तें माननी पड़ी, और इतिहास सच्चा ये है कि जिस समय ये सत्याग्रह हो रहा था मैं गर्भ में था। ओह जी। तो मेरे माता पिता ने निश्चय किया था कि बेटा होगा तो विजय, बेटी होगी तो विजया नाम रखेंगे। तो मैं सत्याग्रह के उस विजय का प्रतीक हूँ, मेरा नाम ही उससे रखा गया। बाद में मेरे ससुर जी ने मुझे विजय से सदा विजय कर दिया, जो सदा विजयी रहे। हाँ। तो ये बात सदा, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं। तो उसके बाद सत्याग्रह जीत जाने के बाद फिर आर्य समाज का काम होता था, फिर भी बंसीलाल जी पर वारंट था, उनको छोड़ा नहीं गया। बंसीलाल जी ने गुरुकुल खोला, पहले एडशी में चलाते थे, फिर बारशी ले गए क्योंकि एडशी निज़ाम के उसमें थी, तो इनको डर था कि कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारशी ले गए। बारशी निज़ाम ब्रिटिशों के स्टेट में थी, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर गुरुकुल खोला। और फिर जब 1948 के पहले रज़ाकारों का बहुत ही अत्याचार बढ़ गया, जहाँ जहाँ आर्य समाजें थी, जहाँ से भी आवाज़ आती थी, पिताजी को, बंसीलाल जी को बुलाया जाता था, शेषराव जी को बुलाया जाता था, पंडित नरेंद्र जी को बुलाया जाता, ये सब लोग उस बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचते थे। और उनके पहुँचने के बाद लोगों में इतना उत्साह आता था कि कई स्थानों पर इन्होंने जो अत्याचार करने वाले लोग थे उनको परास्त कर दिया था। मैं भाई बंसीलाल जी की बात आपने कही है, उन्हीं के जीवन से जुड़े एक छोटा सा मैं प्रसंग आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, और साथियों आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये ऐतिहासिक गौरव गाथा सुन रहे हैं। आर्य समाज के इतिहास के वो स्वर्णिम अक्षर हैं जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर ही लिखे गए हैं, और हैदराबाद का जो आंदोलन है उसको सफल करने में आर्य समाज की कितनी बड़ी भूमिका रही है वो आपको अंदाज़ा इन्हीं बातों से आ जाएगा जो प्रिंसिपल साहब ने की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सकें। भाई बंसीलाल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब देश आज़ाद हो गया और पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय जैसा आपने कहा कि दो तरह का आंदोलन चला, भाई श्यामलाल जी और भाई बंसीलाल जी के माध्यम से। बंसीलाल जी वो बाहर रह कर के आंदोलन को जो है ताकत दे रहे थे, और श्यामलाल जी खुद आंदोलन के अंदर बिल्कुल टकरा करके अपनी जान को हथेली पर रख कर के संघर्ष कर रहे थे। उस समय भाई बंसीलाल जी दिल्ली में जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम जिस तरह से अत्याचार हमारे ऊपर कर रहा है उसकी खिलाफत करने के लिए या तो हमें आप हथियार दे दीजिए या तो आप कुछ एक्शन कीजिए। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल जी ने हथियार देने से तो मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ आंदोलन को जारी रखिए, बहुत जल्द हम आपके सहयोग लेकर के आपके साथ आकर के बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिर बहुत बड़ी कार्रवाई की भी, पुलिस एक्शन हुआ, 109 घंटे लगातार कार्रवाई चली, और आर्य समाज के आंदोलन के दम पर ही निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, और उसका पूरा श्रेय मिला भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप भाई बंसीलाल जी का कद कितना बड़ा था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश के पहले गृह मंत्री उनकी बात सुनते थे, उनके दिशा निर्देश अनुसार कहिए या उनके विचार विमर्श के आधार पर वो पूरे सोलापुर की जो प्लान बना था जी आक्रमण करने का, वो प्लान बनाने में सरदार जी के साथ भाई बंसीलाल जी पिताजी थे। बिल्कुल, बंसीलाल जी जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो यहाँ एक्शन, यदि पुलिस एक्शन हुआ तो वो भी उनकी रजामंदी से कहिए, सहमति से कहिए, और उनके एक आंदोलन के हिस्से के मुताबिक जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पुलिस एक्शन का काम किया। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें आपसे जानना चाहेंगे। 1948 में
हैदराबाद के स्वतंत्रता के लिए रजाकारों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसके लिए जो है सत्याग्रह पुलिस एक्शन करने के लिए किस मार्ग से कहाँ आक्रमण करना चाहिए, ये सारा प्लान भाई जी ने सरदार पटेल जी को बताया। यही मैं कह रहा हूँ, उनका कद कितना बड़ा है। उसके बाद 1948 में 17 सितंबर को जो है हैदराबाद स्वतंत्र हुआ और 7 अगस्त को भाई बंसीलाल जी को विष दिया गया। उनके ही एक कार्यकर्ता ने, केशव नाम के व्यक्ति ने, उनको दूध में विष मिला करके वो यात्रा पर जा रहे थे। उसकी कथा अलग है, समय होगा तो बताऊंगा। कहीं वही महर्षि दयानंद की परंपरा के अनुसार उनकी भी विदाई हुई। महर्षि दयानंद जी को भी विष देकर इस दुनिया से अलग किया गया और भाई बंसीलाल जी को यातनाएं बराबर की रही। जिस तरह से महर्षि दयानंद के ऊपर आक्रमण हुए, 17 बार जहर भी दिया गया, उसी प्रकार से भाई बंसीलाल जी को भी षड्यंत्र के तहत। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, हैदराबाद के रजाकारों के दूसरे सत्याग्रह में भी आर्य समाज का इतना बड़ा योगदान था कि यदि हैदराबाद स्वतंत्र होने के बाद आर्य समाज राजनीति में आता तो यहाँ पर पहली सत्ता आर्य समाज की बनती थी। इतनी शक्ति आर्य थी। लेकिन उस समय के विज्ञ नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया कि आर्य समाज राजनीति में भाग नहीं लेगा। तब फिर व्यक्तिगत रूप से अनेक लोग जो है एमएलए बने, मिनिस्टर बने, विनायक राव जी, नरेंद्र जी, शेषराव जी वाघमारे और कई लोग हैं, सब बने और उन्होंने सहायता की। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में इतना प्रभाव था, बिल्कुल। दक्षिण भारत में और इस तरह का आंदोलन भी नारायण स्वामी जी उस समय सारदेशी के प्रधान सत्याग्रह में आए थे। सत्याग्रह में वो बिल्कुल उस समय हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे और वो यहाँ सत्याग्रह के लिए पहुँचे। तो पूरा व्यापक पूरे देश के स्तर पर यह आंदोलन चला था और उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे हम जिस नरेंद्र भवन में बैठे हैं उनकी बात करें या भाई बंसीलाल जी और श्यामलाल जी की बात करें, उनके जीवन से हम या आज का नौजवान क्या प्रेरणा ले सकते हैं? आज के वातावरण के हिसाब से तो मैं एक बहुत विशेष बात कहना चाहूँगा कि हम लोग अब जो आर्य समाज को मानते हैं, आर्य समाजी हैं, उनमें अधिकतर ऐसी भावना है दूसरों की कि यह आर्य समाज एंटी मुस्लिम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि निज़ाम के खिलाफ लड़ने पर भी पिताजी के जो क्लाइंट्स थे, बंसीलाल जी जो वकील थे, उनमें कई मुसलमान थे और उनके मृत्यु बाद भी वो मिलते थे और वो साफ कहते थे कि अरे भाई आपके पिताजी के कारण हम केस जीते। बिल्कुल। और प्रत्यक्ष घटना ये है कि जब वो छिप कर के हैदराबाद आते थे वारंट होने के कारण, तो हिंदू नौकर पुलिस स्टेशन में खबर देता था कि भाई जी आए हैं और मुसलमान टांगे वाला आकर भाई जी को टांगे में बिठा के पर्दा लगाकर स्टेशन ले जाता था। झड़ती होती है इसलिए कहता था तहसीलदार का जनाजा है अंदर, जनाना है। अच्छा, ठीक है। तब उसकी झड़ती नहीं होती थी और ले जाकर ट्रेन में बिठाता था। लातूर से कहीं जाते समय भी पिताजी पर आक्रमण होने वाला था तो 2 मुसलमानों में आकर पिताजी को बचा लिया। तो ये जो धर्म के नाम पर हम आपस में द्वेष करते हैं, ये गलत है। दयानंद जी ने संसार का उपकार करने का हमारा उद्देश्य रखा है। इसलिए हमने किसी को भी, बुराइयां हम में भी हैं, उनमें भी हैं, सब में, मनुष्य मात्र में बुराइयां हैं। इसीलिए आर्य समाज की आवश्यकता है। बिल्कुल। नहीं तो आर्य समाज शायद बनता भी नहीं यदि बुराइयां नहीं होती तो इसलिए उनका सबसे बड़ा संदेश है कि मानव मात्र को मानव समझ करके व्यवहार करना चाहिए। किसी संप्रदाय के नाम पर उसे द्वेष करना अच्छी बात नहीं है और कभी भयभीत नहीं होना, निर्भय होकर के समाज में सत्य का प्रचार करना चाहिए। सत्य के प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सत्य कहिए या धर्म कहिए, जिस आंदोलन को यहाँ शुरू किया गया और उसको अंजाम तक पहुँचाया गया, सफलता के चरम सीमाओं को जो है चूमने का प्रयास किया गया, तो बहुत बड़ी बड़ी शहादत उस दौरान हुई हैं। हैदराबाद आंदोलन देश की आज़ादी के आंदोलन में एक मील का पत्थर रहा है और देश की आज़ादी के बाद भी आर्य समाज ने ये दिखाने का प्रयास किया है, भले ही सत्ता पर कोई लोग रहे हों, लेकिन आज भी आर्य समाज इस समाज का प्रहरी बन करके खड़ा हुआ है और उसी में ये सबसे बड़ी शहादत थी। हम आपसे जो है अंत में इस कार्यक्रम के लिए आपके सुझाव और आपका कोई संदेश भी चाहेंगे। एक बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने एक वक्तव्य में बहुत कम लोगों के नाम लिए हैं। हाँ। विनायक राव जी, पंडित नरेंद्र जी, शेषराव जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता थे
आज मुझे भी उनके नाम याद नहीं है, उन सब का भी बलिदान है। नारायण राव पवार जी, नारायण राव जी पवार थे जिन्होंने निज़ाम पर बम डाला। ऐसे अनेक लोग हैं। मैंने शिखर पर जी बंसीलाल जी को भी चढ़ा दिया, तो भी भूमि में पाया जो बंद करके खड़े हुए अनेक लोग, बिल्कुल। तो इसलिए वो तो बात सही है। और अब आज यही कहना है कि आज के वातावरण में हमने सौहार्द, सामंजस्य और आर्यत्व इसका पालन करना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं बनना चाहिए। सांप्रदायिक नहीं बनना चाहिए, और सांप्रदायिक ये आंदोलन था भी नहीं, और आंदोलन था निज़ाम की गलत नीतियों के तहत, जिससे यहाँ के मुसलमान भी त्रस्त थे और ख़ास करके हिंदू भी त्रस्त थे। उस समय जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में देश की कोने कोने से लोग आए, और जिस उत्तर भारत से हम लोग आते हैं उस उत्तर भारत से भी 10,000 से ज़्यादा सत्याग्रही आए, और यहीं काजीपेट, वारंगल और हैदराबाद की जेलों को भर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के मैं कम से कम 10 गाँव को जानता हूँ जहाँ के लोग, जहाँ के क्रांतिकारी कहिए, जहाँ के आर्यजन इस आंदोलन में आए और जिनकी शहादत हुई। तो मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ आज इस हैदराबाद की धरती पर आकर के, क्योंकि हमारे पूर्वजों की शहादत का खून इस धरती को कहीं ना कहीं पीने को मिला है। मैं नमन करता हूँ इस धरती को भी और उनकी शहादत को भी, और आपसे निवेदन करता हूँ आर्य समाज के इस गौरवमयी इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज सत्ता में बैठे लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि इस देश की आज़ादी के आंदोलन में अपने सिरों की शहादत देने वाले लोग आर्य समाज के थे। हैदराबाद आंदोलन से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और प्रिंसिपल सदा विजय जी, जो हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कहिए और उस परिवार से थे जिसने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर किया। प्रिंसिपल साहब, आज कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को भेजें, और जुड़े रहिए आर्य समाज से और गौरवमयी इतिहास से। धन्यवाद, नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।